हेलो बच्चों, हाय। आज आप लोगों का स्वागत है फिर से इस क्लास में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नए चैप्टर, ठीक है, द्विघात समीकरण। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने द्विघात बहुपद अगर पढ़ा है तो उससे रिलेटेड ही है ये चैप्टर, तो आसान लगेंगी। तो सारे लोग हमारे साथ लाइव हो जाइए, जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि सारे लोग इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, तो आज आप हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, द्विघात समीकरण। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चा? ठीक है, द्विघात समीकरण। अब ये द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद भी हमने पढ़ा था। इसको इंग्लिश में कहते हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अगर आप लोगों ने द्विघात समीकरण पढ़ा हो, सॉरी द्विघात बहुपद अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो उस समय आपने क्या पढ़ा था द्विघात बहुपद में? द्विघात बहुपद में क्या पढ़े थे वो? अच्छा, नहीं पता है। और हाँ, आप लोग भी कॉपी लेके बैठिएगा, पेन लेके बैठिएगा, जरूरी है। ठीक है, और हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं सामने नहीं हूँ तो आप लोग नहीं बोलिएगा, बोलिएगा, जवाब दीजिएगा, जरूरी है। ठीक है, तो देखो बुआ, पिछले बार हम लोगों ने पढ़ा था द्विघात बहुपद, जिसमें द्विघात बहुपद में आप लोगों ने देखा था कि ऐसा पद जिसका अधिकतम घात क्या हो? 2 होता है। अधिकतम पद कितना होता है? अधिकतम घात कितना होता है? 2 होता है। उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। लेकिन वहां पे बात यह था सर, द्विघात बहुपद में बात यह था कि वहां पर कुछ कुछ बातों में चेंज था, कुछ कुछ बातों में परिवर्तन था। कौन कौन सी थी तो वो हम देख लेते हैं। तो अगर आप देखो तो द्विघात बहुपद जो था ax² प्लस bx प्लस c के रूप का था ना। लेकिन इसके बराबर में कभी 0 नहीं आ रहा था, इसके बराबर में 0 नहीं आ रहा था। लेकिन जब अगर हम समीकरण की बात करेंगे तो ये ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? इतना बराबर 0 हो जाता है। जब 0 हो जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। यहाँ पे जो शून्यक होते थे, ठीक है, यहाँ पे जो द्विघात बहुपद थे, इस द्विघात बहुपद में जो शून्यक होते थे वो यहाँ पे मूल बन जाएंगे। क्या कहलाएंगे? मूल। नाम तो निकलेगा वैसे ही, अल्फा और बीटा उसी तरह से निकलेगा। जैसे हमने द्विघात बहुपद पढ़ा था तो उस समय क्या था? अल्फा और बीटा इसके शून्यक थे। ठीक है, अगर हम इसके शून्यक की बात करें, शून्यकों की संख्या बच्चा 2 थी, जिसको हमने अल्फा और बीटा नाम दिया था। लेकिन यहां पे जो होगा ना, इसको मूल कहेंगे। क्या कहेंगे? मूल कहेंगे, मतलब रूट्स। क्या कहेंगे? रूट्स कहेंगे। अर्थात x के वे सभी मान जिसको रखने पर इसका क्या हो? वैल्यू 0 आ जाए। x के वो सभी मान जिसको रखने पर इसका वैल्यू 0 आ जाए। ठीक है, तो ये आपका मूल कहलाएगा। तो सर यहाँ पे मूल नहीं कहलाएगा क्या? तो नहीं जी। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि यहाँ पे इक्वेट 0 नहीं दिया हुआ, यहाँ पे 0 नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे x की जगह अपना मन से कुछ भी वैल्यू रख सकते थे। बहुपद में आप कुछ भी वैल्यू रख सकते थे। x की जगह 1 2 3 4 -1 -2 -3 कुछ ना कुछ वैल्यू देता है इसका। ठीक है, लेकिन शून्यक और मूल, सर ये दोनों आप बोल रहे हैं समान है, कैसे? तो एक चीज समझ लो, दोनों में शून्यक का मतलब होता है कि x का वह मान रखना, x के वे सारे वैल्यू रखना जिससे क्या हो? इस पूरे के पूरे समीकरण या पद का वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेन चीज ये समझ में आ गया। तो आपसे यहाँ पे एक सामान्य रूप पूछा जाएगा, सामान्य क्वेश्चन पूछा जाएगा कि द्विघात समीकरण का मानक रूप कैसा होता है, द्विघात समीकरण का सामान्य रूप कैसा होता है। तो बउआ ये जो है ना, द्विघात समीकरण का सामान्य रूप है। द्विघात समीकरण का सामान्य या मानक रूप है। ठीक है, इसके जो रूट्स होते हैं ना, 2 रूट्स होते हैं। क्या होते हैं? 2 रूट्स, एक अल्फा और दूसरा बीटा से आप इसे सूचित कर सकते हो। एक अल्फा, दूसरा आप बीटा से सूचित कर सकते हो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि जैसे अगर मान लेते हैं x + 2 × x + 4 बराबर 0 है, तो क्या यह द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, तो द्विघात समीकरण ये होगा। तो कैसे होगा सर? तो ध्यान से देखिए, x × x x² हो गया गुना करके, प्लस 4x
प्लस 2x 4 दूनी 8 बराबर 0। तो आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 बराबर 0 हो गया। तो ये द्विघात समीकरण के रूप का है, मतलब ये द्विघात समीकरण है। दूसरा एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x स्क्वायर बराबर 0। तो क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है? नहीं है। कैसे? इसका अधिकतम घात 4 हो जाएगा। कैसे 4 कैसे है? क्या यहाँ पे गुना दिया गया है क्या? प्लस है ना। जब प्लस है तो आप कैसे कह सकते हो कि इसका अधिकतम घात 4 हो जाएगा? 2 होगा अधिकतम घात। क्या जरूरी है कि होगा? हाँ, कंफ्यूजन हो गया। हाँ, चलो देखते हैं। देखो बुआ, ये जोड़ है ना, ठीक है, ये यहाँ पे जोड़ है ना कि गुना। अगर गुना होता ना तब एक्स स्क्वायर गुने एक्स स्क्वायर एक्स टू दी पावर 4 हो जाता, लेकिन यहाँ पे ये क्या है? जोड़ है। तो जोड़ है तो जुड़ेगा ना। एक्स इंटू एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर। अब देखो 3x में से 3x गया, घट गया, माइनस 2x स्क्वायर बराबर 0। यस सर, ये पूरा कट गया 0। इसका मतलब क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि द्विघात समीकरण होने के लिए कम से कम उसमें एक्स स्क्वायर तो होना ही चाहिए। द्विघात समीकरण होने के लिए जरूरी है कि कम से कम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 तो होना ही चाहिए, चाहे जैसा भी हो। जैसे एज ए एग्जाम्पल अगर समझ लो 5x स्क्वायर 3x स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 यहाँ पे 4 इज इक्वल टू 0 मान ले, ठीक है। तो क्या ये द्विघात समीकरण है अभी? हाँ सर, द्विघात समीकरण है, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर दिख रहा है, एक्स स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा? 0। एक्स का वैल्यू क्या आएगा? 0। एक चीज और यहाँ पे देख लो, आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसमें कम से कम आपका स्क्वायर तो होना ही चाहिए। अगर स्क्वायर है तभी हम कह सकते हैं कि हाँ जी ये होना चाहिए, ठीक। कम से कम स्क्वायर, कम से कम नहीं, मतलब ज्यादा से ज्यादा अगर इसमें अधिकतम घात हो, क्या हो? अधिकतम घात इस पूरे समीकरण का या पूरे समीकरण में अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। जब 2 अधिकतम घात होगा तभी से हम क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण कहेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। यहां पे शून्यक की बात कर रहे हैं। इसके शून्यक जो है, अभी ये जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इसके शून्यक क्या होते हैं? वास्तविक होते हैं। क्या होते हैं? वास्तविक होते हैं। जो अभी हम पढ़ेंगे 10th क्लास में, हमें क्या पढ़ना है कि इसके जो शून्यक होते हैं, द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं, जो रूट्स होते हैं, वो क्या होते हैं? वास्तविक होते हैं। लेकिन क्या सर काल्पनिक नहीं होते हैं? क्या इसके शून्यक कभी निगेटिव नहीं आते? क्या काल्पनिक का मतलब क्या समझते हो? पहले बताओ। नहीं, और कुछ? चलो ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। देखो, वास्तविक शून्यक का मतलब है, वास्तविक संख्या आपको पता है, वास्तविक शून्यक नहीं, मूल कर दो, क्योंकि द्विघात समीकरण में इसे मूल कहते हैं शून्यक को। हाँ बताइए। वास्तविक मूल का मतलब आप वास्तविक संख्या पर जितने भी नंबर को देखते हो, वास्तविक संख्या पर आप जितनी भी नंबर को देखते हो, चाहे वो परिमेय संख्या हो या फिर अपरिमेय संख्या हो, वो सारे के सारे द्विघात समीकरण के मूल हो सकते हैं, द्विघात समीकरण के रूट हो सकते हैं, हल हो सकते हैं, है ना। तो द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे ना, वो सभी के सभी वास्तविक संख्याएं होंगी। वास्तविक संख्याएं बोले तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। द्विघात समीकरण का मूल क्या होगा? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। हाँ जी बोलिए। क्या? ठीक है, मतलब परिमेय संख्या में क्या? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, वो सभी के सभी, मतलब माइनस में, प्लस में, जो भी आओ, बटा में आओ,
ये सभी के सभी आपका रूट अंडर 5/4 ये भी इसका मूल हो सकता है, ये भी इसका मूल हो सकता है। तो कहाँ है ये, चूंकि अपरिमेय संख्या तो यहाँ पे √3, √4, √5, ठीक है, रूट अंडर 5/7 ये सभी हो सकते हैं। लेकिन सर ये सब अगर रूट है और रूट के अंदर सर माइनस आ जाता तो क्या वो मूल होता? अगर माइनस आ जाता तो क्या मूल होता? नहीं होता, वो मूल कभी नहीं होता। जैसे यहां पे देख लेते हैं, द्विघात समीकरण का मूल काल्पनिक या आभासी नहीं होता है, आभासी नहीं होता है। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब क्या है कि काल्पनिक या आभासी नहीं होता है। मतलब है कि अगर रूट अंडर -1 आ जाए काल्पनिक है, इसको हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बुआ? इस तरह के नंबर को कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। आभासी संख्या, काल्पनिक संख्या, क्या आपने रूट -1 का कभी वैल्यू निकाले हो? नहीं। रूट अंडर -4 का वैल्यू निकाले हो? नहीं। क्यों सर? क्योंकि आप रूट अंडर -4 निकालते हो तो 4 का मतलब क्या होता है? -2 गुने -2 या फिर 2 गुने 2 होता है, प्लस में या माइनस में। लेकिन क्या कभी ये वो माइनस देखे? नहीं, है ना। तो इसका मतलब इस तरह के जो नंबर होते हैं ना, काल्पनिक नंबर कहलाते हैं। और इस तरह के कभी मूल नहीं आ सकता, इस तरह का कभी मूल आपका द्विघात समीकरण का कभी भी काल्पनिक संख्या में मूल नहीं आ सकता। कहाँ तक? जब तक आप 10th पढ़ रहे हो। अब 10th पढ़ रहे हो ना, तो 10th में कभी भी आपका जो मूल होगा वास्तविक नहीं आएगा। लेकिन जब आप आगे की क्लासेस में जाओगे, 11th 12th में जाओगे, तो आपको 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है, तो वहां पे आपको पता चलेंगे कि सर द्विघात समीकरण के काल्पनिक मूल भी निकाले जा सकते हैं, काल्पनिक मूल भी निकाले जा सकते हैं। मतलब इस तरह के मूल आएंगे। कैसे आएंगे? थोड़ा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर आपको लिख दिया x² + 1 = 0, ये एक द्विघात समीकरण है, मान के चलते हैं ये एक द्विघात समीकरण है। तो इसका मूल क्या होगा? ध्यान से देखो, x², ये प्लस है, उस तरफ क्या जाएगा? माइनस। अब x पर से स्क्वायर हटता है तो इस तरफ क्या आता है बच्चा? -1। काल्पनिक आया? हाँ, लेकिन जब आप वहां पे पढ़ोगे ना इस चीज को, तो वहां पे रूट अंडर -1 को कहा जाता है आयोटा। क्या कहा जाता है? इसको आयोटा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आयोटा पढ़ते हैं। मान लिया गया है कि रूट अंडर -1 का वैल्यू कितना है? आयोटा। इसी के बेसिस पर सारी चीजें निकाली जाती है, इसी के बेसिस पर, जब आप 11th 12th में जाओगे तो, ठीक है। लेकिन अभी आप लोगों के लिए इतना ही है, ठीक है। आपको मेनली जानना है कि जो द्विघात समीकरण होता है, द्विघात समीकरण के मूल आपको 10th क्लास तक कितना पढ़ना है कि वास्तविक संख्याएं ही होती हैं। अब वास्तविक संख्या में कौन? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, अपरिमेय संख्या, ये सारे के सारे क्या हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। आपने 9th में भी पढ़ा है और 10th में भी। अब यहाँ पे देख लीजिए, मैं फिर से इसको रिपीट कर दे रहा हूँ, समझ लीजिए। तो द्विघात समीकरण जो होता है बच्चा, ax² + bx + c = 0 के रूप का होता है। इसके मूल जो होते हैं बच्चा दूगो होते हैं। याद रखना, ऑब्जेक्टिव सेशन के लिए बेहद जरूरी है, ये सारे पॉइंट्स आपको याद होना चाहिए। इसके मूल क्या होते हैं? दूगो, एक अल्फा और एक बीटा मान के चला जाता है, इसे हम सूचित करते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि द्विघात समीकरण का सामान्य रूप या मानक रूप कौन सा है? द्विघात समीकरण सामान्यतः किस रूप में मिलते हैं? तो किस रूप में मिलते हैं? ax² + bx + c = 0 के रूप के मिलते हैं। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, या कौन द्विघात समीकरण है? कौन द्विघात समीकरण नहीं है या कौन द्विघात समीकरण है, ये आपको चेक करने को बोलेगा। तो हम किसको चेक करेंगे? हमें चेक करना है कि क्या सर उसमें अधिकतम घात जो है उस समीकरण का x² है, ठीक है। अगर उस समीकरण का अधिकतम घात x² होगा तो हाँ जी है, नहीं तो नहीं है। कोई दिक्कत? चलिए नोट कर लीजिए, जो देख रहे हैं, जो स्क्रीनशॉट ले लेंगे अपनी क्लास का, ठीक है। बाकी के जो हमारे सामने बैठे हुए बच्चे वो लिख ले, ठीक है। हाँ देखिए,
अच्छा सॉरी बच्चों, यहाँ पे √4 जो है परिमेय संख्या होगा, क्योंकि √4 का वर्गमूल 2 होता है, यहाँ पे लिखा गया था गलती से। ध्यान दीजिए, फिर से समझ लेते हैं इसको एक बार और। कह रहा है कि द्विघात समीकरण का जो रूप होता है, द्विघात समीकरण जो होता है ना, वो ax² + bx + c = 0 के रूप का होता है, और इसके दो शून्यक होते हैं। कितने होते हैं? एक अल्फा, दूसरा बीटा, मान मतलब सूचित किया जाता है इससे, अल्फा और बीटा से इसके दोनों शून्यकों को सूचित किया जाता है। ठीक है, अगर इसके हम मूल की बात करें तो इसके दो मूल होते हैं, आपने जान लिया। दूसरा अब कह सकता है कि सर इसके मूल जो होते हैं ना, कौन कौन हो सकते हैं, इसके मूल किस किस तरह के हो सकते हैं। तो इसके मूल जितना भी वास्तविक संख्या है वो सारा का सारा इसका मूल होगा, जितने वास्तविक संख्या वो सारे इसके मूल होंगे। तो फिर एक क्वेश्चन होता है कि सर काल्पनिक संख्या मूल नहीं हो सकती क्या? तो हाँ सर, हो सकती है, लेकिन एज अ 10th बेसिस पर आपको इसे स्टडी नहीं करना है, या आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, आपसे अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं है। जैसे यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन दे दिया कि x + 2 × x + 4 क्या द्विघात समीकरण है? क्या द्विघात समीकरण है? ये पूछ दिया या नहीं है। मान लेते हैं इसने पूछ दिया कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो हम इसको सॉल्व करके देखेंगे। अगर उसके अंदर x² अधिकतम घात आता है, अधिकतम घात कितना आता है? x² वाला पद आता है, तो हाँ जी हम कह सकते हैं कि ये क्या है? द्विघात समीकरण है, नहीं तो नहीं है। कोई दिक्कत? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम लोग क्या है, केसी सिन्हा के बुक से यह स्टडी कर रहे हैं। तो केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 4.1 द्विघात समीकरण का केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 4.1 देखेंगे। ठीक है, तो 4.1 एक्सरसाइज में अगर आप लोग देखो तो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 जो कह रहा है आपका, ठीक है, क्या कह रहा है थोड़ा देख लेते हैं। 1 कह रहा है कि x - 2 × x - 2 x + 1 = x - 1 और x + 3। ठीक है, क्वेश्चन 1 और 2 लगभग एक ही तरह का है, आप लोग अगर देख रहे हैं तो। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि x - 2 x + 1 और x - 1 × x + 3 क्या द्विघात समीकरण है या नहीं है? हल करके थोड़ा देखो तो, जल्दी हल करके देखो। जैसा मैंने बताया था कि अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। करके देखो तो आ रहा है क्या? तो चलिए आप लोगों ने इन्हें सॉल्व करके देख लिया है कि समीकरण है कि नहीं है। किनका आया है? नहीं है? चलो देखते हैं क्या एग्जैक्ट है कि नहीं है। तो ध्यान से देखिए, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, दोनों तरफ वाले को हल कर लेते हैं। x × x कितना होगा? x², x × 1 x - 2x और माइनस, ठीक इधर अगर करते हैं x × x x² + 3x - x और -3। अगर हम हल करें तो आप देख सकते हो x² - x - 2 = x², 3x में से x गया + 2x - 3। अगर आप देखो इस सबको उठा के इस तरफ ले आओ तो x² - x - 2 = प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो। लेकिन आप ध्यान से देखो सर, x² से x² खत्म हो गया। जब x² ही नहीं रहा तो क्या ये द्विघात समीकरण है? जब x² ही यहाँ नहीं रहा, खत्म हो गया, तो अब तो नहीं है ना। अतः हम लिख सकते हैं, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन मेरे तरफ से, क्या x + 3x = 0 द्विघात समीकरण है? क्या x + 3x = 0 द्विघात समीकरण है? कैसे आप कर सकते हो? हाँ बिल्कुल सही है। आप अगर इसका एलसीएम लो ना बच्चा, अगर आप इसको एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? ध्यान से देखो, x आएगा एलसीएम और x बार में कटेगा तो ऊपर कितना हो जाएगा? x + x से x कटेगा एक बार में ना,
3 इज इक्वल टू 0। एक्स को 0 से गुना करेंगे क्या होगा 0 और बच जाएगा इस तरफ क्या एक्स स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0। तो आपको द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, अधिकतम घात एक्स स्क्वायर दिखा, अतः हम क्या कर सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, अगर आप लोग देखो तो एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इसी फॉर्मेट का है। कहाँ पे, यहाँ देखो। अच्छा, इन दोनों को गुना करने आता है, हाँ तो देखो इन दोनों को गुना किया गया यहाँ पे। जैसे x इंटू एक्स कितना हो गया एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 प्लस एक्स, माइनस 2 गुने एक्स माइनस 2x, माइनस 2 गुने 1 माइनस 2। कोई दिक्कत और कुछ इसके नीचे सब समझ में आया है? चलिए नोट कीजिए। हाँ जी, यहाँ पे आपको बस ये चेक करना है कि कौन द्विघात समीकरण है कौन नहीं है। तो एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं, बाकी क्या आप लोग अपना घर पे सॉल्व करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 ले लेते हैं। x प्लस 2 का क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। क्या ये द्विघात समीकरण है? क्या ये जो मैंने लिखा आपका x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब माइनस 4, तो क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है? नहीं है? अरे पहले सॉल्व करके तो देखो, शायद हो जाए। सॉल्व करके देखिए तो थोड़ा। तो देखिए इसको सारे लोग ध्यान से यहाँ पे। ठीक है, आपका ये जो लिखा गया है, ठीक है, आपका देखो दिया हुआ है क्या a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, उसके बाद ना आपको एक क्यूब माइनस 4 है ना। तो पहले इसको हमको तोड़ना पड़ेगा ना। क्या तोड़ना पड़ेगा? a प्लस बी का होल क्यूब आपको पता होना चाहिए। क्या ये फॉर्मूला पता है सभी को? हाँ पता है तो बताओ तो क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, ये होता है ना। तो चलिए हम इसको यहाँ पे रखते हैं, तो क्या हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है आप देख सकते हो है ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब पर इसको तोड़ दिए एक्स प्लस 2 के होल क्यूब को। गौर से देखो कितना हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 2 तिया एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा ना, 4 तिया 12 एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस, क्या सबको उठा के इस तरफ ला सकते हैं? हाँ जी, तो एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स, ये इस तरफ आएगा तो एक्स क्यूब प्लस में है बराबर में, तो ये इस तरफ आएगा तो माइनस एक्स क्यूब प्लस में तो सॉरी माइनस में 4, तो इस तरफ क्या आएगा प्लस 4 बराबर 0। ध्यान से देखो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा ना, बच जाएगा क्या आपका 6 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स प्लस 8 4। अब ये दिख रहा है द्विघात समीकरण के रूप का है? हाँ सर बिल्कुल है। तो अतः हम कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण है। ठीक है, लिख लीजिए। तो देखिए बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? 3 वाला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि जॉन और जीवंती, 3 का 1 नंबर क्वेश्चन देखिए वर्ड प्रॉब्लम है। अगर आप लोग इसको सीख जाते हो तो वर्ड प्रॉब्लम इस चैप्टर का करना आसान है, क्योंकि इसके बाद आपको कहीं ना कहीं वर्ड प्रॉब्लम्स ही आपको मिलने वाले हैं इस चैप्टर में। जैसे आपने एक चर वाला रैखिक सॉरी 2 चर वाले रैखिक समीकरणों में जैसा आपने पढ़ा, बिल्कुल वैसा ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन कह रहा है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचा है। क्यों कंचा है? 45 को कंचा। कंचा बोले तो गोली, कौन सा मार दे हम गोली? खेलने वाला गोली। चलिए ठीक है, 45 कंचा है उसके पास, खेलने वाला गोल गोल कांच वाली गोलियां, है ना। तो कंचा है 5 गो। वैसे एगो फिल्म में कैरेक्टर भी था कंचा, ये याद आ रहा है सबको कंचा।
चलो जो भी है, कह रहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो हम जानना चाहते हैं कि आरंभ में उसके पास कितने कंचे थे, आरंभ में उसके पास कितने कंचे थे। तो इसका द्विघात समीकरण लिखिए। क्या लिखिए? कैसे बनाएंगे सर? क्वेश्चन 3 का 1। ठीक है, टोटल कंचे के गो है भाई? आदमी के गो है? जॉन और जीवंती। एगो जॉन है, दूसरा है जीवंती। दोनों को मिला के कितना है कंचा? 45 कंचा है दोनों को जोड़ करके। तो मान लेते हैं जॉन के पास कंचा x, जॉन के पास कंचा तो जीवंती के पास कितना y। दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं पढ़ रहे हैं, एक चर वाले पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 45 में से जॉन वाला घटा देंगे तो वही ना बचेगा। तो 45 माइनस x। तो इस चीज को हम लोग मान लेंगे। कभी भी अगर योग वाला देगा ना, कभी भी अगर योग पर आधारित क्वेश्चन दे कि अगर मान लेते हैं दो संख्याएं और उन दोनों का योग 45 है, तो एक संख्या x मानोगे तो दूसरी संख्या 45 माइनस। ठीक है, इसी तरह से आप मानोगे, हमेशा याद रखना। तो माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या, जॉन के पास, याद रखना ये चीजें लिखनी पड़ती है आपको, कंचों की संख्या बराबर x। तो जीवंती के पास कंचों की संख्या, प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न कहता है कि सर जॉन और जीवंती के 5-5 को कंचा भूतला गया, गुम हो गया है ना, कहीं गिर गया या किसी ने ले लिया, मान लेते किसी भी तरीके से गायब हो गया उसका 5 को कंचा, दोनों का, 5 जॉन का भी और 5 जीवंती का भी। तो चलिए, जॉन के पास x कंचा था, 5 को भुला गया तो बचा क्या चाहिए? x माइनस 5 ना। जीवंती के पास 45 माइनस x कंचा था, 5 भुला गया तो बच गया इतना कंचा। कह रहा है दोनों के कंचों का गुणनफल जो है ना, दोनों के कंचों का गुणनफल जो है वो कितना है? 100। क्या यहां तक सबको समझ में आया? नहीं समझ में आया? कहां पे? यहां तक समझ में आया? अच्छा रुक जाओ, इसको पूरा दम स्टेटमेंट पे हम लिख देते हैं दम बढ़िया से। लेकिन हाँ, बनाना जैसे नीचे मैंने बनाया था अभी, ठीक है, बनाना ऐसे ही समझने के लिए दिमाग में जरूरी है। ठीक है, तो 5 कंचे दोनों के गुम होने के बाद, 5 कंचे दोनों के गुम होने के बाद बचे कंचों की संख्या, बचे कंचों की संख्या। तो भाई जॉन के पास कितना बचा? जॉन के पास बचे कंचों की संख्या कितना है? x माइनस 5 ना, क्योंकि पहले x था तो अब कितना 5 घट गया। चलो भाई, जीवंती के पास देखो, जीवंती के पास क्या गो? पहले था कितना? 45 माइनस 5 को फिर भूला गया तो बचा कितना? 40 माइनस। कोई दिक्कत? अब प्रश्न क्या कह रहा था? प्रश्न कह रहा था कि दोनों के कंचों का गुणनफल, सॉरी ऊपर ही प्रश्न से ये होगा क्योंकि ये चीजें प्रश्न से ही लिए हुए। ठीक है, दोनों के पास अब जो कंचा बचा, अब जितनी कंचा बचा उसका गुणनफल कितना है? मतलब इसके पास इतना कंचा बचा x माइनस 5 और इसके पास बचा 40 माइनस x कंचा। तो जब इन दोनों का गुना किया गया तो कितना आया? 124। तो चलिए, दोनों के पास बचे कंचों का गुणनफल कितना है हुआ? 124 है, सॉरी 124। तो ध्यान से देखिए, जॉन के पास कितना? x माइनस 5 और जीवंती के पास 40 माइनस x। तो गुना हो गया, कितना आया? आया ना? कोई दिक्कत? अब कहीं कोई दिक्कत समझने में जो नहीं आया? इसने क्या किया? दोनों के पास बचे कंचों का गुणनफल। तो दोनों के पास जितना कंचा बचा ना उसका गुना करने पर कितना आया?
क्या किसी को कोई दिक्कत है स्टेटमेंट समझने में? हाँ, अभी अंजलि आया ना, नेहा, राजनंदिनी, चलिए अच्छी बात है। ध्यान से देखिए, अब इसको हम गुना करके चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमें समीकरण लिखना है ना। हमें क्या लिखना है? समीकरण लिखना है। तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, x गुने 40, x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि वहां पे माइनस है। दूसरा माइनस 5 गुने 40, माइनस कितना, 40 पचे माइनस 5 गुने माइनस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस 5x ना, 124। अब ध्यान से देखिए आगे माइनस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत, प्लस 40x प्लस 5x माइनस 200 और बराबर कितना हो गया, 100। चलिए इसको हम सही से अरेंज कर ले। अब इधर देखिए कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है तो माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा। ठीक, अब देखिए 40 को 5x में जोड़ेंगे, 40 प्लस 5x। ठीक है, ध्यान से देखिए यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर, 40 और 5 कितना हो जाएगा, 45x माइनस 200 है हमारे पास। और देखो इधर प्लस 124 है तो इक्वल के इस तरफ आएगा तो क्या होगा, माइनस 124 ना, तो माइनस 124 बराबर 0। तो ध्यान से देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x और इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 324 बराबर 0 हो जाएगा। क्या हम माइनस से भाग कर सकते हैं दोनों तरफ? चाहो तो आपका इतना भी आंसर सही है, कोई गलत नहीं है, आंसर ये हो गया। लेकिन फिर भी अगर आप चाहो तो इस सबको माइनस से भाग करोगे, और जब माइनस से भाग करोगे तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पर माइनस से भाग कर देते हैं तो माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला क्या हो गया, अब माइनस वाला, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, इसने क्या कहा था कि जो शब्द दिए गए हैं, क्वेश्चन जो है वर्ड में दिए गए हैं, उन्हें आप समीकरण के रूप में लिखे। तो फिर से समझ लेते हैं। उसने कहा कि जॉन और जीवंती 2 व्यक्ति हैं, उनके पास कुछ कंचे हैं जिनकी संख्या कितनी है, 45 है। तो हमने मान लिया कि सर जॉन के पास कितने कंचे हैं, x कंचे हैं, और जीवंती के पास कितने बच गए, 45 माइनस x कंचे बच गए। अब उसने क्या कहा कि सर दोनों के पास से 5-5 कंचे गुम हो गए, दोनों के पास से 5-5 कंचे, तो बचे क्या चीज, जॉन के पास x कंचा था, x में से 5 गया, बच गया x माइनस 5। जीवंती के पास 45 माइनस x कंचा था, 5 बुतला गया तो बच गया 40 माइनस x। अब इसने क्या कहा कि दोनों के पास जो बचा हुआ कंचा है ना, उसका गुणनफल कितना है, 124 है। तो क्या किया गया, दोनों का गुणनफल कर दिया गया। जो बचा हुआ कंचा था x माइनस 5 और 40 माइनस x, तो इसका गुणनफल कितना आ गया, कोई दिक्कत, नोट कीजिए। इसके बाद इसका सॉल्यूशन है बस केवल। और हाँ, आप चाहो तो देखो बार बार इतना लिखना पॉसिबल नहीं है, तो मैक्सिमम चीज़ें आप दिमाग में करना सीखो, ठीक है, ज़रूरी है, नहीं तो आपका कष्ट बढ़ जाएगा। अब कब तक ऐसे पूरा का पूरा स्टेटमेंट के तौर पे लिखते रहोगे, मैं कब तक लिखता रहूँगा, ठीक है, आपको ये समझना पड़ेगा। चलिए लिखिए। तो चलिए बच्चों, उम्मीद है आज के क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।